नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जो घटनाक्रम चल रहा है खासतौर से 20 जुलाई के बाद से, तो ऐसा लगता है कि जैसे इस देश में 3 संविधान काम कर रहे हों। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 3 संविधान। एक संविधान है जो संविधान सभा ने बनाया, डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, जिससे अभी तक देश चल रहा था। दूसरा संविधान सामने आया है कॉकरोच जनता पार्टी का। उनको धरने की इजाज़त जंतर मंतर पर थी, लेकिन वहाँ से वो बैरिकेड तोड़कर संसद भवन की ओर चले, जहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। आंदोलनों में ऐसा आमतौर पर होता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन संसद भवन के पास पहुँचना ये देश की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। खासतौर से अगर हम याद करें संसद पर जो हमला हुआ था उसके बाद, तो ऐसे में पुलिस के पास कोई चारा नहीं था कि इनको रोकने के लिए बल का प्रयोग करे, और पुलिस ने बल का प्रयोग किया। अब उस पर बहस हो सकती है कि बल का प्रयोग प्रोपोर्शनेट हुआ या जो है ज़रूरत से ज़्यादा हुआ, लेकिन वो मुद्दा अलग है। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में एक तथाकथित समझौता हुआ कि जिन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज है उन पर मुकदमा नहीं चलेगा और भविष्य में भी उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। सरकार ने, उनका दावा है कि ऐसा आश्वासन दिया। अब उसके बाद मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अलग अलग पक्षों ने रिट फाइल की। उसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनके परिवार वाले हैं। उसके अलावा इस आंदोलन में जो बल प्रयोग हुआ उसको लेकर पिटीशन फाइल हुई। तो अलग अलग, और फिर सरकार को वहाँ पहुँचना ही था तो सरकार भी पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, एक अंतरिम आदेश दिया। कहा कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज है उन पर मुकदमा चल सकता है। ये नहीं कहा कि उन पर मुकदमा चलाइए ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन पर मुकदमा चल सकता है, लेकिन साथ में ये कहा कि जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए, कोई कोएर्सिव एक्शन यानी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब ये बात तो संविधान में कहीं नहीं लिखी है। कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक रिकॉर्ड ना हो उसके खिलाफ कोई मुकदमा ही दर्ज ना हो हिंसा का। जैसे मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कल मैं किसी की हत्या कर दूं तो क्या मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है? ये संविधान में तो, भारत के संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बरसों से यही कर रहा है। संविधान में नए नए प्रावधान जोड़ने की कोशिश कर रहा है और सफल भी हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स की जिन मुद्दों पर बात की संविधान ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कितने मुद्दों को, कितने विषयों को फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से विषय, कौन से मुद्दे शामिल होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट तय करता है। जब भी कोई मामला जाता है तो वो कहता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई अदालत है नहीं जहां इसे चैलेंज किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं या क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोनों में ज़्यादातर मामलों में सफलता नहीं मिलती, तो वो देश का कानून बन जाता है। कानून बन जाता है मतलब संविधान का हिस्सा बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह से संविधान लगातार बदल रहा है। पिछले दिनों एक और बड़ी कोशिश हुई थी, जब तमिलनाडु के राज्यपाल और उसके अलावा प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में लाया गया था कि जो भी बिल, जो भी विधेयक विधानसभा पास करेगी उसको इतने दिन के अंदर मंजूरी देना राज्यपाल और राष्ट्रपति की बाध्यता है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। यह हाईकोर्ट का फैसला था, मद्रास हाईकोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में गया तो आखिर यह फैसला पलटा गया। लेकिन ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से नियम बनाए। जैसे जजेस की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके बारे में भारतीय संविधान कुछ नहीं कहता, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम से 93 से लेकर अब तक 33-34 साल से
जजेस की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति इसी माध्यम से हो रही है। सरकार इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक एनजेएसी बिल लाई, संसद से सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि हम बताएंगे कि संविधान में क्या रहेगा, संवैधानिक व्यवस्था क्या होगी, सरकार और संसद नहीं बताएगी, जबकि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। और इस तरह के मामले अक्सर आते रहते हैं जब एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेचर की जो अधिकार है उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ये जो बात कही कि जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, फिर सरकार कैसे चलेगी? हर अपराधी, ज्यादातर अपराधी जो है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, सारे अपराधी रिपीट ऑफेंडर नहीं होते हैं। तो यानी कि ये संवैधानिक नियम अब बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला अगर बरकरार रहा कि पहली बार आप अपराध करेंगे तो आपको माफी है, सरकार आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपराधी जो है, जो आरोपी है, वो आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा देगा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड न हो, उसने अगर हिंसा की है, कोई अपराध किया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। ये किस तरह का फैसला है? ये कौन सा संविधान है जिसमें ये प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है वो इस बात तक सीमित है कि सरकार ने, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो वो संविधान के दायरे में आता है कि नहीं। संविधान की कसौटी पर उस कानून को कसना और उसके मुताबिक फैसला देना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, इसीलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन करता रहता है। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि आप देखिए किस तरह की परिस्थिति बन रही है देश में। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, कोई कानूनी आधार नहीं है, ये कोई चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है, मान्यता प्राप्त तो बहुत दूर की बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है रिकॉग्नाइज, कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर बनाया हुआ एक समूह है, और उस समूह के लोग कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मंजूर नहीं है कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है उन पर मुकदमा चल सकता है। उन्होंने कहा हम इसे मानने से मना करते हैं। अब उनकी नई मांग आ गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, जो अधिकार है वो संविधान से मिला हुआ है, उसके अतिरिक्त उसके पास कोई अधिकार नहीं। सरकार के पास एग्जीक्यूटिव का अधिकार है जो उसे संविधान से मिला हुआ है। संविधान ने एग्जीक्यूटिव को जो अधिकार दिए हैं वही अधिकार सरकार का है। और उसके अलावा इन कॉकरोचों का क्या अधिकार है? इनके पास सड़क पर हिंसा करने की ताकत है। उसके बल पर इन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया और सरकार से यह आश्वासन लिया। अब उनकी नई मांग आई है, वो कह रहे हैं कि सरकार इस बारे में लिखित में दे, हमको इससे मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सरकार सारे मुकदमे वापस ले। सवाल यह है कि ये समूह आखिर अपराधियों को क्यों बचाना चाहता है, जबकि ये बात तथ्यात्मक रूप से सामने आ चुकी है कि 2873 ऐसे लोग थे उस प्रदर्शन में जो घोषित रूप से अपराधी हैं। उन पर हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, इस तरह के जघन्य आरोप लगे हैं। तो सीजेपी इन लोगों को क्यों बचाना चाहती है? क्योंकि भविष्य में इनका इस्तेमाल करना है। अगर अब इनको नहीं बचा पाई तो भविष्य में ये उनका साथ कैसे देंगे? तो इससे आप समझिए कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा, छात्रों से इनको कोई मतलब नहीं है। और उनकी एक और मांग है कि संसद में इस मुद्दे पर जो 20 जुलाई को हुआ उस पर बहस हो और गृह मंत्री की जवाबदेही तय हो। भाई, किस अधिकार से, मेरा सवाल है कि किस अधिकार से? आप एमएलए हैं, एमपी हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, या कौन हैं आप? आप एक दिन सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स जुटाकर आए, अमेरिका से आ गए दिल्ली, और आपने आंदोलन की घोषणा कर दी। सोनम वांगचुक किन कारणों से और किसकी वजह से और किसके कहने से इनके साथ हुए ये पता नहीं है,
लेकिन सोनम वांगचुक इनका साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन अब इनके मुंह खून लग गया है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा लिया, तो इनको लगता है कि कोई भी मांग मनवा सकते हैं। सरकार को धमकी दे रहे हैं, केवल इसी पर इनकी गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। ये सरकार को धमका रहे हैं कि अगर आपने सारे मुकदमे वापस नहीं लिए तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे, हम फिर से जो है धरने पर बैठेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सरकार क्या करे। सरकार ने एक तो बड़ा लचर सा बहाना लिया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, ये मामला सब जुडिस है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार के पास सारे प्रशासनिक अधिकार हैं। स्टेट की पावर बहुत बड़ी होती है, और मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि हिंसा करने का अधिकार केवल सरकार को होता है, स्टेट को होता है। क्योंकि जब स्टेट हिंसा करता है तो शांति की स्थापना के लिए, जब नॉन स्टेट एक्टर्स हिंसा करते हैं तो अराजकता पैदा करने के लिए। यही फर्क है जो 20 जुलाई को हुआ। पुलिस ने जो किया शांति की स्थापना के लिए, हिंसा को रोकने के लिए, और इन लोगों ने जो किया वो अराजकता पैदा करने के लिए। ये बात सही हो सकती है कि कुछ पुलिस वालों ने ज्यादती की हो, लेकिन केवल क्या किया यही बात नहीं है, किन परिस्थितियों में किया, उनके पास और क्या विकल्प थे, क्या जो उन्होंने किया ऐसा न करने का विकल्प था उनके पास? क्या ऐसा न करके वो लोगों की जान माल की और अपनी जान की रक्षा कर सकते थे? इस पूरे मामले को संपूर्ण परिदृश्य में देखे बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। और जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ जांच ही न हो, ये किस संविधान में लिखा है? लेकिन जो मूल संविधान है, जिसको संविधान सभा ने बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो टकटकी लगाए देख रहा है कि भाई ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया कि मुझे किनारे कर दिया गया। अब तक देश मेरी व्यवस्था से चल रहा था, अचानक ऐसा कैसे हो गया कि नए नए संविधान सामने आने लगे। मेरा महत्व लगातार घटता जा रहा है। मेरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मानने को कभी एक पक्ष तैयार नहीं होता, कभी दूसरा पक्ष तैयार नहीं होता। तो ये जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम निर्देश का एक हिस्सा है, और जो सीजेपी की मांग है, उसका एक ही नतीजा होगा, देश में अराजकता, सड़क पर हिंसा, अनियंत्रित भीड़ और भीड़ का राज। अगर केंद्र सरकार चाहती है कि ये सब हो तो सीजेपी की सब मांगे मान लेनी चाहिए। अगर नहीं चाहती है तो उसके पास जो ताकत दी है मतदाता ने, जिस काम के लिए मतदाता ने जनादेश दिया है कि हमारी जान माल की सुरक्षा करो, शांति व्यवस्था कायम करो, उस जिम्मेदारी से सरकार कैसे बच सकती है? उस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश जिसने भी की वो सत्ता में ज्यादा दिन नहीं रह पाया। ये बात सरकार को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अब जो समय आ रहा है वो आश्वासन, समझौते या बयानों का नहीं, एक्शन का है। जमीन पर एक्शन दिखना चाहिए कि भारत की संप्रभुता से, भारत की सुरक्षा से, नागरिकों की सुरक्षा से, नागरिकों के हित से सरकार कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे जो भी हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।